नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमने जो एक तो डाइस के रीजनिंग में डाइस के बारे में पढ़ा था, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि नंबर सिस्टम होता क्या है। आपको इस प्रकार से नंबर सिस्टम, ठीक है, इसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति। जैसे जो नंबर सिस्टम जो स्टार्ट होता है आपका, देखिए जैसे पहले आती है आपके प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? देखिए आपको प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक चलती है? अनंत तक। कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। उसके बाद में जो आपकी पूर्ण संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में हम जीरो शामिल कर दें, यदि प्राकृत संख्या में हम जीरो शामिल कर दें तो कौन सी संख्या बन जाएगी? हमारी पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। कौन सी संख्या का निर्माण हो जाता है? पूर्ण संख्या का। यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर ले तो कौन सी संख्या बन जाएगी? आपकी पूर्ण संख्या। इसके बाद में हमारे आती है एक पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है साहब? जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अर्थात जैसे 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है आपका। इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 ये भी कहाँ तक चलता है? अनंत तक। कहाँ तक चलता है? अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या जो होती है क्या होती है? धनात्मक भी होती है और क्या होती है? ऋणात्मक। जो आपके माइनस वाले उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। जो इधर वाले उसको धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो आपका मैप बनाते थे आप लोग बचपन में, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक? अनंत तक चलता है। इधर -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से ये भी कहाँ था? अनंत तक। तो आपको जो मैप बनाया जाता है वो कौन सी संख्या पर बनाया जाता है? आपको पूर्णांक संख्या पर। कौन सी संख्या पर बनाया जाता है मैप? आपका पूर्णांक संख्याओं पर बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं तो एक आती है हमारे सम संख्या। कौन सी संख्या आती है? सम संख्या। सम संख्या होती क्या है? देखिए आप सम संख्या जिसे आपको जैसे 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से कहाँ तक चलती है? अनंत। कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। एक आती है हमारे विषम संख्या। कौन सी संख्या आती है हमारे? विषम संख्या। विषम संख्या होती क्या है? देखो 1 3 ठीक है 5 7 9 11 13 ये भी कहाँ तक चलती है? अनंत। कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलेगी आपकी। तो देखिए सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या दोनों प्राकृत संख्या की उपसंख्या कहलाती है। सम संख्या और विषम संख्या के दोनों किसकी उपसंख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या की उपसंख्या कहलाती है। सम संख्या और विषम संख्या को मिलाने पर क्योंकि कौन सी संख्या का निर्माण होता है? हमारा प्राकृत संख्याओं के का निर्माण होता है, इसलिए इसको उपसंख्या कहा जाए। हमसे कहा है कि सम संख्या का कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको क्या आंसर देना होगा? 2 होना होगा। सबसे छोटी जो क्या नाम से, अगर 0 को शामिल कर ले तो 0 सम माना जाता है लेकिन होता नहीं है। 0 सम माना जाता है, होता नहीं। एक आएगी आपकी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। कौन सी संख्या होता है? रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है हमारा रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार से आपकी ये संख्या बनती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य जो संख्या होती है उसके स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता, इसलिए इसे कहा जाता है अभाज्य संख्या या फिर इसको रूढ़ संख्या कहा। या फिर इसको एक एग्जाम्पल पर ऐसे लिख सकते हो आप लोग याद रखने के हिसाब से कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड
संभव है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड क्या हो, संभव है, उसे क्या कहा जाएगा आपका, जिसके कितने गुणनखंड संभव है, ओनली फॉर दो ही गुणनखंड संभव हो, अभाज्य संख्या कहा जा सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट, एक से स्टार्ट होती है, कहाँ तक, अनंत तक चलती है। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से आपको सम संख्या, एक विषम संख्या है आपकी। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिससे स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, या फिर ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहें, अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, हम सब समझ सकते हैं, जैसे हमारे आगे एग्जांपल में 19 के कितने गुणनखंड संभव, कितने गुणनखंड संभव है। तो आपको क्या ऑप्शन दे दिए जाएंगे इस प्रकार से, 1, बी में 0, सी में 2 और डी में आपके 3 दे दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, 3, क्योंकि इसके केवल दो ही गुणनखंड बन सकते हैं। 19 के क्या क्या बन सकते हैं, एक तो खुद 1 होगा सबका मालिक, एक संख्या होगी हमेशा स्वयं संख्या। तो कितने गुणनखंड बन सकते हैं अभाज्य संख्याओं के, 2 गुणनखंड आपके बन सकते हैं। तो कितनी संख्याएं होती है अभाज्य संख्याओं के, देखो अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होना संभव है, ओनली फॉर 2। तो हर संख्याओं की जितनी भी अभाज्य संख्या बनती है उनके केवल 2 ही गुणनखंड आपके संभव होंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो इसके बाद में हमारी जो संख्या आती है अभाज्य के बाद में कौन सी आती है आपकी, अभाज्य और क्या आएगी, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या आएगी, भाज्य संख्या। भाज्य जो संख्या होती है इसे हम संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। संयुक्त का मतलब होता है आपका जोड़ा। क्या होता है संयुक्त संख्या का मतलब, क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे 4 से, 4, 6, 8, 10, उसके पहले 9 आएगा, 9, 10, 12, 15, 14, 15, इस प्रकार से कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है। तो देखिए जिस संयुक्त संख्या का मतलब का जोड़ा जिसमें कम से कम एक पेड़ बने, यहाँ पर देखिए 2 × 2 का एक पेड़ बन रहा है, यहाँ पर देखिए अब 2 × 3 का एक पेड़ बन रहा है, यहाँ पर देखिए कम से कम 2 × 2 × 2 का एक पेड़ बन रहा है। तो ऐसी से भाज्य संख्या किसे है, ऐसी संख्या जिससे कम से कम क्या हो, एक जोड़ा बने, एक पेड़ बने, तो उसे क्या कहा जाएगा, भाज्य संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्याओं के अकॉर्डिंग देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी, क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9 होती है। क्या होती है, 9 होती है। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो विषम भाज्य क्या होती है आपके, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। तो क्या होती है सहअभाज्य संख्या, जो आपकी होती है, जैसे आपके 1, 3 ले लिया आपने, 6, 7 ले लिया आपने, 19, 20 ले लिया आपने, 16, 17 ले लिया, या 5 और 21 ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, इस प्रकार से कोई संख्या है। तो इन संख्याओं का क्या, जिन संख्याओं का HCF कितना हो, 1 हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कितना होना चाहिए, 1 हो, तो उसे क्या कहा जाता है, सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसका HCF अर्थात जिन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है उसे हमेशा क्या कहा जाए, सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, सहअभाज्य। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या आपके कॉमन नहीं है, इस प्रकार से किसी में भी कोई कॉमन नहीं है, तो इनको क्या कहा जाए, सहअभाज्य संख्या। इसी में एक अगर आ जाता है ट्यून नंबर, ट्यून नंबर या ट्यून संख्या। क्या होती है ट्यून संख्या, कि जब दो अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस, जैसे आपके 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, ठीक है, या पे आपका 11 है, 13 है, या आपका 17 है, 19 है, ये ट्यून संख्या के अकॉर्डिंग आती है। कि ऐसी संख्या जिसमें जब दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में अंतर कितने का हो, 2 का अंतर हो। ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें बीच में कितने का अंतर हो, 2 का अंतर है, तो इनसे क्या कहा जाता है, ट्यून नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यून नंबर। ओनली फॉर अभाज्य संख्याओं, किसमें अंदर होना चाहिए, ओनली फॉर अभाज्य संख्याओं के अंदर ही ऐसा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आपका ट्यून नंबर के नाम से जाना जाता है। हम इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे मैंने प्रमेय अप्रमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं। जैसे आपके नेक्स्ट आती है हमारे प्रमेय संख्या। कौन सी संख्या आती है, प्रमेय संख्या।
परमेय संख्या को देखो होती क्या है कि ऐसी संख्या जिसको P अपॉन Q जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, 0 के रूप में लिखा जाता है। ऐसी संख्या जिसको P बटे Q जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है। अर्थात Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी नंबर है जैसे 3/4 है, 22/7 है, तो आपके जैसे यहाँ के Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात 3 बटे जैसे आपको 5/0 कभी भी नहीं होता, क्योंकि इसका मान हो जाता है, आपके मान होता है इनफाइनाइट, जो कि नॉट डिफाइंड है। इसको कभी भी हम परमेय संख्या के अकॉर्डिंग शामिल नहीं करते, ठीक है। तो नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे जो अंडररूट के जैसे आपके 5 ले लिया, 5/1 कर लिया आपने, 11/25 कर लिया आपने, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, सारी जितनी भी संख्या वाली बटे वाली जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या क्या होती है, आपकी परमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परमेय संख्या है आपकी होती है। इसी प्रकार से अगर जिस संख्या हो, जैसे आपकी प्राकृत संख्या थी, प्राकृत संख्या भी आपकी क्या होगी, प्राकृत संख्या भी परमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या जैसे आपके क्या क्या होती है, देखो 1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब क्या होती है, हमारी परमेय संख्या है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या भी क्या होती है, पूर्ण संख्या भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी क्या होती है, आपकी परमेय संख्या होती है। कैसे एग्जाम्पल, जैसे आपने 0 से स्टार्ट होती है, 0/1 लिखा तो मान कितना मिला, हमें 0 तो मिला, कितना मिला, 0 मिला, जो कि एक परमेय संख्या है, इसलिए हमें 0 को भी एक परमेय के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के भी क्या होती है, आपकी परमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, आपकी परमेय संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या होगी इसी प्रकार से, वो भी परमेय संख्या होगी। तो जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी थी वो सब क्या होती है, परमेय संख्याएं होती है। उसके P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हम Q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात नीचे कभी भी 0 नहीं लिखेंगे, इसलिए परमेय संख्या क्या होती है। और जिन संख्याओं के वर्गमूल निकल जाते हैं वो भी परमेय संख्या होती है। जैसे वर्गमूल आपके देखो 4 हुआ, 9 हुआ, 25 हुआ, ठीक है, 16 हुआ, आपका 36 हुआ। इन संख्याओं के वर्गमूल निकल जाते हैं, वो संख्या भी कौन सी संख्या होती है, आपके परमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परमेय संख्या। जिन संख्याओं के वर्गमूल निकल जाएंगे वो भी परमेय संख्या हो गया। एक होती है आपके अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको P/Q जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे अपरमेय संख्या। एग्जाम्पल जैसे अंडररूट के 2 हुआ, अंडररूट के 3 हुआ, अंडररूट के आपके 5 हुआ, अंडररूट के 6 हुआ, अंडररूट के 7 हुआ। ये सभी संख्या क्या होगी, आपकी अपरमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या। जिन संख्याओं का क्या, ये शांत संख्या नहीं है, अर्थात जिनमें क्या है, जो इसका फैक्टर क्या है, इसके क्या गुणनखंड निकाले जाएंगे आपके, तो जो भाग विधि से आप गुणन करने हो तो पॉइंटों में अनंत तक चलते रहते हैं, इसलिए यह अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें तो इसके 2 अपवाद हैं। एक तो अपवाद क्या है, एक तो पाई और ई। पाई आपसे पूछा कि इसका मान कितना होता है, तो कि पाई का मान होता है 22/7, और 22/7 कौन सी संख्या होती है, हमारी परमेय संख्या होती है। और ई एक आपका एक्सप्लेनेशन होता है, इसलिए भी हम इसको अपवाद के रूप में मानते हैं, जो कि ये पाई क्या है, पाई और ई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है।
पाई और ये भी क्या है, एक अप्रमेय संख्या, ये दोनों अपवाद रहेंगे आपके। कभी भी आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल 4 मैं आपको और भी आगे इसके बारे में बताता हूँ, पाई के बारे में। जैसे एक सिंपल हमने पाई लिखा, पाई का मान जो वैल्यू होती है, देखिए पाई का मान होता है 22/7, क्या रखा हमने 22/7 रखा। फिर पाई को डिफाइन 3.14 के लगभग लिख दिया। फिर हमने इसको डिफाइन किया तो 3.141, इस प्रकार अनंत तक, इस प्रकार अलग अलग रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो जैसे हमने क्या कि ये कौन सी संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे, पाई क्या है, अपरमेय। क्या बोलेंगे, अपरमेय है। अगर हमसे ये पूछा ये कौन सी है तो परमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनको परमेय बोलेंगे। अगर यह भी पूछा तो तब भी क्या बोलेंगे, हम परमेय बोलेंगे। और इसी प्रकार इसको पूछा हमसे तो क्या बोलेंगे, अपरमेय बोलेंगे। तो देखिए जिन संख्या, जो संख्या है दशमलव के बाद यदि शांत हो जाती है तो सब संख्या क्या हो जाती है, प्रमेय हो जाती है। जो दशमलव के बाद शांत नहीं होती है वो अनंत तक चलती है, वो कौन सी होती है, अप्रमेय संख्या कहलाएगी। जो दशमलव के बाद शांत हो जाती है वो तो प्रमेय कहलाएगी आपके, जो शांत नहीं होती है वो अप्रमेय कहलाएगी आपके। इसी प्रकार से हम एग्जांपल लेके, जैसे हमने लिखा कि 1/3 लिखा तो हम क्या लिखेंगे, 0.333 चलता रहेगा रिपेंड। ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साहब इसको जो हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 0.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो देखिए ये बार लगने के कारण ये संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। ये संख्या क्या हो गई आपकी, शांत हो गई। और शांत हो जाने के कारण ये संख्या भी किस में चली जाएगी, प्रमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी आपकी, प्रमेय संख्या। लेकिन एग्जाम में जैसे आपके 4 आ जाए, जैसे 0.4368447, इस प्रकार से इनफाइनाइट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो संख्या आ रही है वो अलग अलग रिपीटेशन हो रही है, और अलग अलग रिपीटेशन अशांत होता है। इसके कारण ये संख्या कौन सी कहलाएगी आपकी, अप्रमेय संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी आपकी, ये अप्रमेय संख्या कहलाएगी। जब क्या हो, संख्याओं में अलग अलग रिपीटेशन हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अप्रमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ये भी अनंत तक जाती है, ये भी अनंत तक जाती है। लेकिन ये तो क्या समान संख्या रिपीटेशन हो रही है और इनके बार लग जाता है, और जितनी भी बार वाली संख्या है सब आपकी प्रमेय संख्या होगी। जिन संख्याओं पर बार नहीं लगता वो अप्रमेय होता है। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इनको। जैसे एग्जाम्पल पर 1-2 एग्जाम्पल बोले, जैसे हमारे से कहा गया कि प्रमेय, जैसे आपको 0.8375 आ गया तो हम इसको कह देंगे कि ये प्रमेय है। क्या कह देंगे, प्रमेय हो, क्योंकि ये शांत है, क्योंकि ये संख्या क्या है, शांत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 0.3216 इस प्रकार से ये अनंत तक जाएगा तो ये संख्या क्या कहलाएगी, मेरी अप्रमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये अप्रमेय संख्या है। लेकिन मैंने जैसे लिखा 0.143 ये भी इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो यहाँ पर समान संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन, समान संख्या हो। 0.143 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। और जितनी भी बार वाली संख्या है सब क्या बन जाएगी, आपकी प्रमेय संख्या बन जाएगी। क्या, कौन सी संख्या बन जाएगी, हमारी प्रमेय संख्या। जिन संख्याओं पर क्या लगता है, बार लग जाएगा, वो सारी संख्या आपकी कौन सी है, प्रमेय संख्या है। हम जनरली जानते हैं कि संख्याएं जो हमने पढ़ी थी, जितनी भी संख्या हम पढ़ते हैं, दैनिक जो संख्याएं हो, जैसे अगर आपको किसी से आपसे पूछ लिया कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो एक तो होती है वास्तविक। कौन सी होती है, वास्तविक संख्या होती है आपकी। कौन सी होती है, एक तो वास्तविक होती है, एक कौन सी होती है, काल्पनिक। एक होगी आपकी काल्पनिक संख्या, ठीक है। एक तो वास्तविक होती है, एक कौन सी होती है, आपकी काल्पनिक संख्या है। तो जितने भी वास्तविक संख्या हम पढ़ते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय, जितनी भी हम संख्या सब कौन सी होती है, आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। काल्पनिक संख्याओं के अंदर जैसे अंडरूट के अंदर -1 है तो आयोटा जिसका मान होता है, ये संख्या क्या होती है, एक काल्पनिक अपरिभाषित होती है, इसे एक काल्पनिक संख्या कहा है। जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी सब क्या थी, वह वास्तविक थी। जितनी भी हमने संख्या पढ़ी वो क्या थी, हमारी वास्तविक संख्या है होती है। और इसके बाद में एक आती है पूर्णकालिक संख्या, परफेक्ट नंबर जैसे आप बोलते हो। इसके अकॉर्डिंग जैसे हम समझे तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पूर्णकालिक संख्या, देखो इस संख्या में जैसे आपका एग्जाम्पल होता है 6 और 28,
ओनली फॉर 2 एग्जाम्पल आप याद रखो, और भी होती है बहुत सारी संख्या है, लेकिन हम 6 और 28 याद रखना कि ऐसी संख्या जिसके फैक्टर करने पर, उनका ऐड करने पर वही संख्या मिल जाए तो वो कौन सी संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। जैसे 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, और क्या होगा, 6 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा इसके फैक्टर। तो इसके जो फैक्टर होंगे इस प्रकार से बनेंगे, तो इनके फैक्टर को जो अपने टुकड़े कर दिए, तो इसको छोड़कर अगर उन संख्या को जोड़ा जाता है तो वापस वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो कौन सी संख्या कहलाती है, आपकी पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है, पूर्ण संख्या। जैसे 28 को लेते हैं हम, 28 के अलावा जैसे क्या होगा, 1 बनेगा इसका फैक्टर, 1 के अलावा आपका 2 बनेगा, 4 बनेगा, 7 बनेगा और 14 बनेगा आपका, और आपके क्या बनेगा इसका 28 बनेगा। ये आपकी संख्या है। अब देखिए इसको तो हम शामिल करेंगे नहीं, तो क्या होगा, 1 + 2 + 4 कितना होगा, +7 + 14। इन सभी को आप जोड़ते हो तो कितना मिलता है, 28। अर्थात जिन संख्याओं के फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर यदि वही संख्या में मिल जाती है तो वो सभी संख्या कौन सी होती है, पूर्णकालिक संख्या। एक 499 के लगभग होता है, लेकिन आपके यहाँ ओनली फॉर क्या है, 6 और 28 है। आपके जब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णकालिक है, कौन सी संख्या पूर्णकालिक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जब देखते हैं, जैसे आपका 8 आ गया, बी में आपके क्या आ गया, 6 आ गया, सी में आपके क्या आ गया, 9 आ गया, डी में आपके दे दिया 5 दे दिया। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे, तो क्या है, निम्न में से कि कौन सी संख्या आपकी पूर्णकालिक संख्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा आपका आंसर, 6 होगा। कि पूर्णकालिक जो संख्या जिसके फैक्टर करने पर यदि वही संख्या में मिल जाती है तो वह पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपके नंबर सिस्टम का जो संख्याओं के बारे में जानकारी थी वो आपने सुचारू रूप से एक एक संख्या के बारे में पढ़ी। अब इसके कुछ नियम चलेंगे, जैसे इकाई अंक याद करना, अभाज्य गुणनखंड याद करें। संख्या पद्धति के अंदर जो भाग आते हैं बहुत सारे भाग हैं, तो हम अलग अलग प्रकार से उनको पढ़ना